नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर दिन हम आपसे जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं, एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी, आपकी पॉकेट, आपके कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़ा होता है। यानी सीधा सीधा आपके जिंदगी के किसी कोण से, किसी भी हिस्से से जुड़ा होता है। और इसीलिए इस शो का नाम है कंज्यूमर इज किंग। यानी आप तय करेंगे कि आप बाजार या अपने बिहेवियर को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। आज एक अहम मुद्दे की बात करेंगे। दरअसल कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारी निगाह के सामने आते हैं और वो चले जाते हैं, चाहे वो खबरों की सुर्खियों में हो, चाहे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि उस शब्द के, उस टर्म के मायने कितने बड़े हैं। और आज ऐसे ही एक शब्द की चर्चा, क्रेडिट हंगर। हाँ, जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको शब्द सुनने को मिल रहा होगा आजकल। अगर आपको बार बार लोन लेने या क्रेडिट कार्ड लेने की आदत है, तो आपको संभल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आदत आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर भारी पड़ सकती है। बैंक अब ऐसे लोगों को क्रेडिट हंगर कैटेगरी में रख रहे हैं, यानी वो ग्राहक जो पैसों की भूख में खुद को रिस्की कंज्यूमर बना लेते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है आपके सिबिल स्कोर और क्रेडिट इमेज पर। नतीजा ये कि कई बार आप देखेंगे कि आपको लगता है कि ठीक है साहब, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और बैंक आपको मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि आप एक हाई रिस्क ग्राहक हैं। ऐसे में सवाल है सबसे पहले समझने की कि आखिर क्रेडिट हंगर होता क्या है, बैंक कैसे हाई रिस्क कस्टमर की जो कैटेगरी है वो तय करते हैं। बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड लेने से सिबिल स्कोर कैसे प्रभावित होता है, कितनी बार लोन अप्लाई करने पर बैंक आपको हाई रिस्क में मानते हैं, उसकी मियाद क्या है या उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है। बार बार लोन लेने की लत से कैसे बचा जाए, अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए। और आजकल तो लोन लेने के लिए बैंक ही आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं, बाद बाद में कॉल आ जाता है, तो साहब ये तो बड़ी अलग सी बात हो गई। तो इन सारी चीज़ों को आज डिकोड करेंगे और आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में रखने की कोशिश करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ के श्रीनिवास राव साहब हैं, पूर्व जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा से। थैंक यू सो मच राव सर, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ अपर्णा रामचंद्र हैं, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रेक्टिफाई क्रेडिट फाइनेंशियल प्लानर से। थैंक यू सो मच अपर्णा, अपना समय देने के लिए। हमारे साथ अमित कुकरेजा हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और फाउंडर हैं amitkukareja.com से। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ निधि नागर हैं, फाउंडर हैं फिन ग्लोरी से और डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को बहुत अवेयर करती रहती हैं उनकी फाइनेंशियल और बाकी जर्नी को लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है चर्चा करते हुए। इतना बड़ा पैनल है कि मुझे लगता है कि एक दो सवाल भी हो जाएं तो बहुत है, लेकिन कोशिश करूंगा कि चीज़ें हमारे दर्शकों के हक से बड़ी स्पष्ट रहें। तो राव सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए करूंगा क्योंकि आपका तजुर्बा बड़ा है। तो जो मेरे मन में सवाल है कि जब बैंक कहते हैं कि साहब लोन लीजिए, बार बार में फ़ोन करते हैं, और अब कहा जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा लोन लेंगे तो साहब आप हाई रिस्क कंज्यूमर में आ गए हैं, आप क्रेडिट हंग्री हैं। ये बात ज़रा समझ में नहीं आई सर, आप थोड़ा इसे आसान भाषा में और डिकोड करेंगे। जहां तक क्रेडिट का इस्तेमाल का सवाल है, जहां तक कंज्यूमर लोन्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गए हैं या आपके रिटेल लोन्स जो होते हैं और क्रेडिट कार्ड खास करके, तो इनकी जो ऑब्लिगेशन है रीपेमेंट का, वो नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो रीपेमेंट का है वो 40% से ज्यादा रीपेमेंट ऑब्लिगेशन होना नहीं चाहिए किसी का। मतलब उसको 60% उसके इस्तेमाल के लिए, रोजाना इस्तेमाल के लिए होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो भी रीपेमेंट टोटल है वो इसकी जो अर्निंग्स हैं उससे 40% से ज्यादा ना हो। और इसमें हमारे पास सिविल का स्कोर आता है। वैसे तो 4-5 क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज हैं इंडिया में, खास करके सिविल का इस्तेमाल ज्यादा होता है।
तो इन लोग क्या करते हैं कि सारे बैंकों से, जिसको हम लेंडर्स कहते हैं, बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इन जो अमूमन लोन देते रहते हैं, उनकी बात मैं करता हूं। तो वो क्या करते हैं कि सिविल से डेटा मंगाते हैं। तो वो देखते हैं कि कितना इसका लोन का ऑब्लिगेशन है, किस तरह का रीपेमेंट का शेड्यूल है, इसका हिस्ट्री कैसे बन रहा है, और यदि जहां तक ठीक ठाक चल रहा है, और स्कोर जो है 900 के मैक्सिमम होता है उसमें, लेकिन 550 600 से ऊपर, 900 के बीच उसका क्रेडिट स्कोर हो तो लोन दिया जा सकता है। लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट जो है, जो ज्यादा अच्छा स्कोर रहेगा तो इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, और थोड़ा पुअर स्कोर रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, क्योंकि क्रेडिट परसेप्शन ऑफ द लेंडर उससे बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो जो रिस्क प्रीमियम है वो थोड़ा अधिक लोड करते हैं। तो सम एंड सब्सटेंस ये है कि जो लोन जरूर लीजिए, लेकिन उसकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को अपनी क्षमता के अंदर रखें, और रेगुलरिटी ऑफ रीपेमेंट, और हमेशा जो है कभी आपको रोल ओवर ना करना पड़े। क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू दे के जो रोल ओवर करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, 36% तक इंटरेस्ट होता है। तो उसमें ना जाना पड़े। तो इसी को क्रेडिट हंगर कहते हैं कि बहुत ज्यादा यदि लोन लेते हैं तो उसमें रीपेमेंट में दिक्कत आती है, और धीरे धीरे चल के वो डिफॉल्टर हो जाता है बैंक में। तो इसकी वजह से हम लोग ध्यान ये रखते हैं कि ये कंट्रोल्ड वे में बारो करें, बारो जरूर करें और अपनी जरूर जरूरतें पूरी करें, लेकिन रीपेमेंट का जो क्षमता है वो उसके अंदर ही करें। और जो सिविल का स्कोर है वो आजकल महीने में 2 बार अप टू डेट होता है, और सारे लैंडर्स जो है इंफॉर्मेशन क्रेडिट ब्यूरोस को देते हैं, और उसको 5 दिन के अंदर उनको प्रोसेस करके उसको अप टू डेट करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, लेटेस्ट स्कोर रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बिल्कुल। उससे जो डिजिटल एप्स हैं उसमें भी वो डेटा मतलब लाया जा सकता है उसमें। तो बिल्कुल। उससे एक चीज ध्यान जरूर रखना चाहिए कि लोन इतना ज्यादा ना लें कि उससे आपको ठीक है, रीपेमेंट मतलब में दिक्कत आ जाए। एक चीज है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मतलब हर चीज यस, में जो है बहुत वो एक डिसिप्लिन। अनुशासन जरूर है। यस, रीपेमेंट अनुशासन का बहुत भी जरूरी। जो है वो कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स हैं, जो जैसा राव सर बता भी रहे थे कि आखिर किन किन पैरामीटर्स, मतलब आपको लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन वो सब कुछ ठीक है नहीं, तो वो आपको उसकी परसेंटेज और बाकी चीजें जो हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। उस हिसाब से आप जो एज कंज्यूमर के तौर पर वो क्रेडिट हंगर वाली श्रेणी में आ जाते हैं या हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। और राव सर, बड़ा अच्छा लगा। एक तो मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था कि आप हैदराबाद में बेस्ड हैं, बड़ा यस। खूबसूरत शहर, और 4-6 साल मैंने भी वहाँ गुजारे हैं। उसके ओह, वेरी बावजूद गुड, आपकी वेरी हिंदी गुड। बड़ी अच्छी है मोस्ट सर, बड़ा अच्छा मोस्ट लगा आपसे वेलकम। बातचीत करते हुए। मैं इसी बात में चिंता कर रहा था कि राव साहब से क्या हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बात करनी होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं यूपी में था, हमें हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि क्रेडिट हंगर किसी को होना नहीं चाहिए। चलिए, ये चीज चलिए, जरूर इंश्योर बिल्कुल करें, हंगर और होना नहीं चाहिए, सीमा लेकिन के ये वर्ड अंदर ना बारो करें। अमित, ये वर्ड बड़ा नेगेटिव लग रहा है, मतलब ऐसे क्यों टैग दे दिया जा रहा है क्रेडिट हंगर का? और क्रेडिट हंगर दरअसल मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि लोगों को कि ये क्रेडिट हंगर वाला टैग उनको मिल रहा है? देखिए, दो रीज़न है। एक नेगेटिव कॉनोटेशन इसलिए है कि बंदे को या इंसान को वाकई ज़रूरत है और वो डेस्परेट है पैसा मोबिलाइज करने के लिए अपने पर्सनल नीड्स के लिए। दूसरा क्या है कि थोड़ी स्मार्टनेस भी है हमारे सिस्टम में। फाइनेंशियल लेवरेज एक चीज़ होती है। लोगों को लगता है कि अगर मेरी बोरोइंग कॉस्ट कम है और मेरा रेट ऑफ रिटर्न उस पैसे की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं बोरो करके उसको इन्वेस्ट करूं और उस रेट ऑफ रिटर्न के डिफरेंस को एंजॉय करूं। पर यहाँ देखा गया है, क्योंकि क्रेडिट बड़ा इजीली अवेलेबल हो रहा है, लेंडर्स रीच आउट कर रहे हैं लोगों को, तो लोगों को वो इजी एक अवेलेबल क्रेडिट दिखता है, और जिनकी ज़रूरत है वो कोशिश करते हैं कि क्रेडिट से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा हाँ, किया जाए। हाँ, तो हाँ, अभी तो पहला ही हुआ है ना।
तो उस वजह से हो क्या रहा है कि उसकी एक डिमांड बढ़ती जा रही है, एक इंडिपेंडेंस फैक्टर भी लोगों को आ रहा है कि मैं बोरोड मनी से अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, अपनी नीड्स पूरी कर सकता हूँ। लेकिन उनको ये चीज़ लिमिट में करनी है, डिसिप्लिन के साथ करनी है, और उनको ये बहुत कॉन्शियसली स्टेप लेना है कि वो ज़्यादा बोरोइंग ना करें, विद इन अपने पर्सनल फाइनेंस के रूल्स के अंदर जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कहीं अंदर बोरो करें, ताकि उसको चुकाने में उनको परेशानी ना हो। बिल्कुल, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इसको अपर्णा मैम, मैं एक रिपोर्ट के साथ थोड़ा सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक हालिया रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, जिससे गुजर रहा था। उसमें बताया गया कि भारत धीरे धीरे ईएमआई नेशन में तब्दील होता जा रहा है। मतलब उसे आईफोन लेना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने हैं, कहीं घूमने जाना है, फॉरेन टूर करना है, या उसे किसी तरह का एसेट लेना है, इन सभी में अब उसे ईएमआई के जाल में वो फंसता जा रहा है, और इसी वजह से बहुत सारा डेटा इसको सपोर्ट कर रहा है। बाकायदा एक स्टडी सामने आई है। आपको लगता है ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो रहा है? हम कहीं ना कहीं, वो जो पुरानी एक कहावत थी कि जितनी चादर उतना ही पांव पसारना चाहिए। थैंक यू। आज ही सुबह मैं अपने पिताजी से बात कर रही थी, तो इसी बात पे हमारा डिस्कशन चल रहा था। आज एक जनरेशनल शिफ्ट है, जो जितनी चादर है उतनी फैलना चाहिए, वॉज अ गुड प्रिंसिपल देन, बट आज के तारीख में अगर एस्पिरेशनल कुछ है देन व्हाई नॉट। बट आई हैविंग सेड दैट, मुझे उस ग्रुप ऑफ पीपल से इशू है जो पैसे लेके उसको लोन पे पैसे लेके उसको जाके स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, विच आर वेरी हाई रिस्की कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे द रिस्क इज वेरी हाई। आई नो पीपल हैव लॉस्ट लाइक 60 लाख 70 लाख, जिनका महीने का सैलरी इज जस्ट 40,000 45,000, तो कहां से वो चुका पाएंगे? तो दिस इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर आप ईएमआई पे कोई एसेट ले रहे हो जो आप उसको पूरी तरह से रीपे करने की आपके पास क्षमता है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे मॉरल जजमेंट वाला क्लास नहीं ले रहे। आप बकायदा लो, आप उसको चुकाओ, आप आगे बढ़ो, देर इज नो प्रॉब्लम। बट आप जब भी कोई भी लोन लेते हो, इस बात का आपको खुद का एक मैथ करना चाहिए कि ये जो ड्यूरेशन है मेरे लोन का, उस पूरे दौरान मैं इस ईएमआई को मैं सर्विस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर आपको लगता है कि 1-2 साल के बाद दिक्कत हो सकता है, देन डोंट गो फॉर इट। तो ये वाला जो मैथ है, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। बट हैविंग सेड दैट, ये जो बाय नाउ पे लेटर, अभी ये सारे चीज जो ईएमआई पे उपलब्ध हो रहा है, स्लोली दैट परसेंटेज इज इंक्रीजिंग। सबसे ज्यादा क्या बोलेंगे, आई विल नॉट से डरावना, बट समवेयर देयर इज दिस होल पर्सनल लोन का जो पोर्टफोलियो है, वो थोड़ा कंफर्ट लेवल से भी ज्यादा बढ़ रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस इन द इकोसिस्टम वी नीड टू वॉच आउट। दिस इज स्केरी। आपने कही है, मतलब ये लोग जानते हुए कि जो पर्सनल लोन्स हैं या क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है, और वो कहीं ना कहीं उन पर एक बोझ बन जा रहा है। आजकल तो जो ईएमआई होती है वो भी अगर नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसको भी क्रेडिट कार्ड में लोग दोबारा कन्वर्ट करा ले रहे हैं, एक सब ईएमआई में। वो उन पे कहीं ना कहीं उनके पूरे प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा उसका भार बढ़ जा रहा है। ये सारी चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, और इसको भी अलग स्तर पर समझना होगा। निधि, हमें ये बताइए कि एक तरह का जो हम देख रहे हैं कि लोग कमा तो रहे हैं, लोग पैसे लोगों के पास हैं, मतलब खासतौर पे इस जनरेशन के पास उनका जो पे स्केल है या उनके जो खर्च करने की क्षमता है वो भी बढ़ी है, लेकिन उनके ओवरऑल एक्सपेंसेस जो हैं उसमें अब कई चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे ट्रैवल शायद ओकेजन था, अब ट्रैवल हर वीकेंड की चीज़ हो गई है। इसके अलावा ब्यूटी, या अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, आईफोन या बाकी चीज़ें, आपको लग रहा है कि इस चीज़ों का मैनेजमेंट करने में कहीं ना कहीं लोग पीछे छूट जा रहे हैं, या ना तो उनकी उम्र है, शायद उस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी उनकी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वो चूक जा रहे हैं? तो होता क्या है, अभी आजकल हम एक इंटरनेट के डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। यहाँ पे हमें लगता है वी लिव ओनली वंस, एक योलो, बहुत जेनजीज में एक पॉपुलर टर्म है
जैसे कि हम तो सिर्फ एक बार जीते हैं, तो जो हमें करना है वो करना है। एंड सेकंड चीज, हम यहाँ पे ट्रेंड्स को बहुत फॉलो करते हैं। लाइक आपने रिसेंटली अगर नोटिस किया हो, कुछ टाइम पहले वियतनाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ट्रैवल के लिए, कभी दुबई होता है, अभी ओमान बहुत फेमस हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि अभी तो हम एक बार ही जीना है, अभी क्रेडिट कार्ड इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, आपको पर्सनल लोन इजीली मिल जाता है, नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। अभी रिसेंट एक न्यूज भी आई थी कि एक फूल बेचने वाली आंटी, उनका बेटा उनसे जिद कर रहा था कि मुझे आईफोन दिलाओ, जिसके लिए उसने फास्ट पे चला गया वो, कि मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा ये। सो ये सारी चीजें हैं। डिसिप्लिन इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि अगर उनका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ, जो ये चीजें हालतें हैं, अगर वो सब चीजें खराब हुई तो उनका जो फ्यूचर में जो रिजल्ट होगा उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आपको लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, आपने एक बार टाल दी, आपने 2 बार ईएमआई मिस कर दी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी टाइम आपके उसमें रहता है। क्योंकि जब भी कोई भी, अगर आपका लेंडर कोई भी आपका सिविल चेक कर रहा है, तो उसमें साफ-साफ लिखा आता है कि आपने कितनी ईएमआईज़ मिस करी है, आपका सेटलमेंट हुआ है कि नहीं, जो कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में हमेशा के लिए रहता है। सो आई गेस यस, डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है एंड अवेयरनेस, आई थिंक अगर हम अवेयरनेस लेकर आएँगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। ज़रूरी है कि कहीं न कहीं हम सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हों, लेकिन कंज़्यूमर है, कंज़्यूमर को खर्च करने की एक आदत होती है और हमेशा हमने देखा है कि वो तय लिमिट से ज़्यादा ही खर्च करता है। कई बार ज़रूरतें भी होती हैं, कई बार उसकी इच्छाएँ भी होती हैं। राव सर, अपने एक्सपीरियंस से बताइए, मतलब मैं जो बात कह भी रहा था कि सिबिल स्कोर भी खराब हो जा रहा है, आप इस तरह के रिस्क ज़ोन में भी आ रहे हैं। उसके बावजूद जो पर्सनल लोन को लेकर एक तरह का रुझान है, क्या क्या ये इस वजह से है कि ये ईज़ी है, या आपको लग रहा है कि लोग बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है? धीरे धीरे जैसे अभी आपने देखा म्यूचुअल फंड्स का जो ज्यादा रुझान बहुत बढ़ गया है। लोगों को ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में डालें तो कोई पर्सनल लोन लेके उसको कहीं स्टॉक मार्केट में डालते हैं, तो उन लोग इस चीज की रिस्क को एप्रिशिएट नहीं करते हैं। और अभी कुछ 2023 नवंबर में आरबीआई ने जो पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड की जो लोन्स हैं उसके ऊपर इन्होंने रिस्क वेट बढ़ा दिया था कि कहीं ऐसा बैंकिंग बहुत ज्यादा लोन दे रही है इस सेगमेंट्स में, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हालांकि उसको बाद में अभी हाल में उन्होंने लिफ्ट भी कर दिया, जब बैंक की जो लोन की पोर्टफोलियोज हैं वो थोड़ा सा रेगुलेट हो गए थे। लेकिन कहने की बात ये है कि बहुत जरूरी हो तभी पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है। और यदि आप 5-6 बैंकों में घूमते रहें कि हमें लोन चाहिए और आप अपना पैन कार्ड दे के उसका सिबिल स्कोर चेक करवाएंगे, तो आपका धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर एडवर्स होता जाएगा। तो इसी चीज को हम क्रेडिट हंगर कह सकते हैं कि वो इतनी बैंकों में क्यों जा रहा है, इतनी एनबीएफसीज में जाके इंक्वायरी क्यों कर रहा है लोन के लिए कि कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा और क्या उसके लिए टर्म्स ऑफ रिपेमेंट होगा। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि बहुत ज्यादा उसको जरूरत है लोन की। और एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, आजकल लाइफ टाइम जॉब है नहीं लोगों का। और आजकल गिग इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जॉब का जो डिपेंडेंसी है वो भी काफी कम होता जा रहा है। मतलब जैसे आज जॉब है तो 4-5 साल के बाद फिर वही जॉब रहेगा कि लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये सब जितनी अनसर्टेनिटी है, इसमें जो लोन्स की जो ट्रैप है वो लोन की ट्रैप में न जाएं। और वो हमेशा ये ध्यान रखें कि यदि हमको रिपेमेंट करना पड़े तो हमारी जो रोजाने की जरूरतें हैं जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं, उस मेंटेनेंस के ऊपर असर न पड़े। नहीं तो मेंटेनेंस के लिए लोग रोल ओवर कर देते हैं क्रेडिट कार्ड की जो ड्यूज को, और वो बहुत ही घातक हो सकता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा लगता है और उसमें क्रेडिट कार्ड का जो स्कोर है वो बहुत एडवर्स हो जाएगा। और आगे चल के जैसे हम लोग जिस डिजिटल एज में हैं, जैसे मैडम बोल रही थी एआई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें डेटा अभी इतना काफी अप टू डेट करेंगे लोग
कि आपकी जो रीपेमेंट की बाकी हैबिट्स हैं, जैसे अभी आप टेलीफोन का बिल कैसे पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज कैसे पे करते हैं, आप जो रेगुलर आपके लाइबिलिटीज हैं उसको कैसे मीट आउट करते हैं, आप इंश्योरेंस का रीपेमेंट, इंश्योरेंस का रिन्यूअल कैसे करते हैं, इन सब चीजों को भी कैप्चर कर देंगे तो और भी जो क्रेडिट कार्ड का स्कोर है वो बैंकों के लिए बेहतर होगा, लेकिन जो बारोवर के लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो इन चीजों के लिए हम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए कि हम जॉब की जो डिपेंडेंसी है उसको भी ध्यान में रखें, किस तरह की जॉब हम कर रहे हैं, कितना स्टेबल इनकम है हमारा, और कितना पोर्शन हम उसमें से आपको हाइव ऑफ करके रख सकते हैं रीपेमेंट के लिए, और कितने हमारे रोजाना की जरूरतें हैं, और जो भी बढ़ती हुई जो भी लाइबिलिटीज हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पर्सनल फाइनेंस की जो प्लानिंग है उस पर जो है हमारा दायरा ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों को जैसा ध्यान देना राव है। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि देखिए पहले क्या होता था कि पहले घर में एक टेलीफोन होता था, सबसे सबका काम उसमें चलता था और उसके लिए भी बड़ा डिसिप्लिन होता था। आज क्या है, सबके हाथ में फोन है और सबके जो रिचार्ज हैं, आप सोचिए कि आपका आपका शायद आपका पे स्केल बढ़ा है, आपके खर्च करने की क्षमता बढ़ी है, उसी हिसाब से आपके खर्चों का दायरा भी बढ़ा है, तो इसलिए जो है वो आप पर प्रेशर बन जाता है। अमित जी, मुझे जरा बताइए, बहुत बेसिक सा सवाल, क्योंकि बार बार सिबिल सिबिल ये वर्ड बार बार आ रहा है। सिबिल स्कोर किन किन चीज़ों से असर करता है और इसमें क्या हर लोन इंक्वायरी या किसी तरह का एक्सपेंस जो है वो इस पर असर डालता है? आपकी बोरोइंग से रिलेटेड जो कुछ भी बिहेवियर है वो सिबिल स्कोर में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप नया लोन लेने जा रहे हैं वो सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप अपनी लोन की पेमेंट की डेट मिस कर रहे हैं वो आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। अगर आपकी यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, सपोज आपके पास 5 लाख का क्रेडिट है और आप हर महीने 4 से 4.5 लाख 5 लाख का क्रेडिट यूज कर रहे हैं, वो आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। आपकी अगर ईएमआई को पे करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है वो आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। आपकी लोन की जो लाइफ बहुत लंबी चल रही है, पे बैक साइकिल बहुत शॉर्ट नहीं हो पा रहा है, लोन पुराने आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा। बेसिकली जो अथॉरिटी है या जो वो ब्यूरो है वो आपको ये देखता है कि आप कितना इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली चल रहे हैं या आप कितना बोरोड मनी से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। जितना आप बोरोइंग के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं उनकी असेसमेंट में आप एक अच्छे बोरोवर नहीं है। उनकी असेसमेंट में अच्छा बोरोवर वो है जो क्रेडिट लाइन को यूज करता है और जल्दी से अपने क्रेडिट को चुका देता है। जो क्रेडिट लाइन को यूज करता है और उसको जो पे बैक करने की फ्रीक्वेंसी है उसमें वो कभी डिफॉल्ट नहीं करता और टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहता है। और जो क्रेडिट लाइन जिसके पास मिलती है वो अननेसेसरीली यूज नहीं करता, वो तभी यूज करता है जब उसको जरूरत है, मतलब जो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो जो भी सिविल स्कोर्स हैं जो एसेट बिल्ड करने की चीज़ों से बनते हैं, जैसे घर खरीदने से या गाड़ी खरीदने से, जो सिक्योर होते हैं जहाँ पे एसेट कोलैटरल होता है, उनसे आपकी बोरोइंग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अनसिक्योर लोन जैसे ही आप लेंगे जहाँ पे कोलैटरल नहीं होता, आपके सिबिल स्कोर का इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। तो आप स्मार्टली ये देखें कि आप अननेसेसरी लोन न लें, आप स्मार्टली ये देखें कि आप कोलैटरल वाला लोन लें, और आप स्मार्टली अपने कैश फ्लो को इतने अच्छे से प्लान करें कि कोई आपकी ईएमआई डिफॉल्ट ना हो। आप टाइम टू टाइम विद इन कैपेसिटी, विद इन ईएमआई कैपेसिटी आप अपने ईएमआईज को पे करते रहें। और अननेसेसरी, क्योंकि क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, उसको अननेसेसरीली अपने पर्सनल आपने फाइनेंस जो की एक बात बोली ना, क्रेडिट इजीली अवेलेबल है, ये एक लेंडिंग ट्रैप में भी फंसाता है। अपर्णा मैम, बताइए क्या अहम सलाह होगी? मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि शायद आए दिन अखबारों में ये बात आता है कि लोग ना किसी न किसी लेंडिंग ट्रैप में फंस जाना है, साइकोलॉजिकली कितना उनको नुकसान हो रहा है। इजी मनी एक्सेस जो है या इजी मनी बोरिंग जो है, ये कितना कितना घातक होता जा रहा है?
दिस इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम बिकॉज जैसे हम सब बता रहे हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन इज बिकम वेरी वेरी इजी। पहले क्या था, बैंक में आपको जाके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना होता था एंड द मिनिमम टिकट साइज वाज 1 लाख, उसके नीचे कोई बैंक लोन देती नहीं थी। तो आज के तारीख में क्या हुआ है, 10,000, 15,000, 20,000 उतने के भी लोन्स मिल रहे हैं एंड आपको घर बैठे या ऑफिस बैठे 10-15 मिनट में आपका मोबाइल पे ही आपको वो ऐप डाउनलोड करना है एंड विद इन 15 मिनट्स आपको वो पैसे मिल जा रहा है। सो द इजी अवेल एक्सेस टू क्रेडिट, इसका पॉजिटिव अगर हम देखें तो चलो somebody इज इन अ क्राइसिस तो उनको वो इजीली पैसा मिल रहा है एंड दे आर एबल टू टाइड ओवर द क्राइसिस इज गुड। बट ज्यादातर ये जो लोन ले रहे हैं, इसका जो मैं अभी देख रही हूँ लास्ट 8-9 मंथ्स में, ये जो 15,000 10,000 होते हैं, ये लोन्स लिए जाते हैं टू रीपे द ईएमआई ऑफ द बिगर लोन्स दैट दे हैव टेकन, क्योंकि उनको वो ईएमआई सर्विस करने नहीं हो रहा है। सो वी कम बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट, व्हाट इज क्रेडिट हंग्री बिहेवियर। तो एक क्रेडिट हंग्री बिहेवियर ये है कि आप बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप क्यों अप्लाई कर रहे हो? आप क्योंकि एक ऐसे आपका जो ऐसे कैश जाल में आपको लग रहा है कि आपने अपनी जिंदगी आसान कर ली, बल्कि आपने और ज्यादा चुनौती अपने लिए पेश कर ली है। और उसका मतलब मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें एक साइकोलॉजिकली कितना तबाह हो जा रहा है पूरा पूरा परिवार या व्यक्ति। कई बार लोग किस तरह से रोते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में जब हम सामने आते हैं, तो बड़ा तकलीफ होती है ये सब देख के कि वो किस तरह के ट्रैप में है। मेरे पास समय एकदम खत्म हो चुका है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा निधि कि मैं सेकेंड राउंड ऑफ सवाल के साथ आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आगे किसी चर्चा में ज़रूर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राव सर, अमित, अपर्णा मैम, निधि, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमेजिंग इनसाइट्स, और मुझे लगता है कि गागर में सागर आज हमने भर लिया है, और उम्मीद यही करते हैं कि इस चर्चा से अगर कुछ प्रतिशत भी लोग इस चीज़ को समझ पाएं तो शायद हमारा ये शो करना सार्थक हो जाएगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए आज के शो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। एक बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म आ रही है, हक। इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर, 7 नवंबर, याद रखिए। और इसने एक बहस छेड़ दी है, और आपको बता दें टाइम्स ग्रुप के जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनी है। सुपर्ण वर्मा इसके डायरेक्टर हैं। इतिहास के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है, और